हेलो हाय मेरे प्यारे दोस्तों, सरस्वती मां पाठशाला में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा कोटि, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, आप जानते हैं कि हमारी ये केमिस्ट्री की सीरीज चल रही है और चैप्टर नंबर 3 है रासायनिक बलगति की। ठीक है, और उसका टॉपिक नंबर है कोटि। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बेग क्या होता है? बेग का अपना फॉर्मूला देख लिया, बेग बराबर के और आर की पावर एन। एन क्या होता है? एन हम प्रैक्टिकल से निकालते हैं, एक्सपेरिमेंट से निकालते हैं। ठीक है, बेग नियम में अभिकारकों की घातों का योग, यानी कि बेग का परिभाषा होता है कि बेग नियम में अभिकारकों की घातों का योग क्या है, उसके लिए बेग नियम देखा जाता है। ठीक है, दूसरा आता है एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होती है? प्रथम अभिक्रियाएं क्या होती है? प्रथम अभिक्रियाएं वो होती है जो एक ही पद में संपन्न होने वाली हो, यानी कि एक पद में पूरी होने वाली अभिक्रियाएं प्रथम अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, एक पद में संपन्न होने वाली अभिक्रियाएं, ठीक है, एक पद में संपन्न हो जाती हैं, वो प्रथम अभिक्रियाएं कहलाती हैं। फिर आती है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होती है? जटिल अभिक्रियाएं। जो दो या दो से अधिक पदों में संपन्न होने वाली अभिक्रियाएं होती हैं, वो जटिल अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे ऐसी अभिक्रिया जो दो या दो से अधिक पदों में संपन्न होती हैं, वो जटिल अभिक्रिया कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस, देखो इस तरह की अभिक्रियाएं आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। किसमें पढ़ेंगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप दो प्रकार की अभिक्रियाएं पढ़ेंगे। फर्स्ट में क्या होगा कि तीव्र होगी। क्या होगी? तीव्र। ठीक है, तीव्र होगी, तीव्र पद। स्टेप सेकंड में क्या होगा? स्टेप सेकंड में होगा धीमा पद। स्टेप सेकंड में क्या होगा? धीमा पद। ठीक है, धीमा पद इस तरीके से। तीव्र पद क्या? फास्ट। ठीक है, और स्टेप सेकंड में क्या होगा? स्टेप सेकंड में स्लो पद। सिर्फ स्लो। ठीक है, स्लो। तीव्र पद यानी कि फास्ट रिएक्शन होगी, और स्टेप सेकंड क्या होगा? स्लो पद होगा। ठीक है, स्लो, धीमा पद होगा। ठीक है, ये दो प्रकार की रिएक्शन आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। ठीक है, ये उतार लीजिए, उसके बाद आगे देखते हैं। जो अपनी उसकी तेजी क्या है, उसकी स्पीड क्या है लास्ट वाले की, उस पर डिपेंड करती है। जैसे ये कितनी भी तेज भागे, उनकी तो स्पीड है, लास्ट में जो भाग रहा है रेस तो उस पर डिपेंड करती है ना। लास्ट में जो है इसके ऊपर पूरी रेस डिपेंड है, यानी कि इसके ऊपर पूरी रेस का दारोमदार है कि ये रेस को जिताएगा, ये रेस को हराएगा। ठीक है, यही तो है। अब इसकी चाल क्या है? रुका फिर चला, रुका फिर चला, इस तरीके से चल रहा है। तो पूरी अभिक्रिया किस पर डिपेंड है? इस पर। ठीक है, इस पर डिपेंड है पूरी अभिक्रिया हमारी। ठीक है, कि जो चेतन है हमारा धीमे भाग रहा है, पर पूरी अभिक्रिया धीमे पर डिपेंड है। ठीक है, क्योंकि इसकी ही वजह से हमारी जो रेस जीत सकते हैं, इसी की वजह से हार सकते हैं। ठीक है, ये पूरा अपना काम कर गए, हमें मालूम है ये तो तेजी से भागते हैं, पर जो हमारा लास्ट वाला पद था, इसी तरीके से हमारी अभिक्रिया धीमे पद पर डिपेंड होती है। ठीक है, धीमे पद पर डिपेंड होती है। ठीक है, समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे दोस्तों। अभी आपने रिले रेस देखी थी, और जो हमारा रेस संपन्न हो रही थी, एक केतन नाम का बच्चा था, उसके ऊपर डिपेंड थी, क्योंकि वो हल्के हल्के दौड़ रहा था, हल्के हल्के मतलब धीरे धीरे बहुत जा रहा था। इसी तरीके से जो जटिल अभिक्रियाएं होती है, हमारी धीमे पद वाली अभिक्रियाएं होती हैं, उसमें क्या होता है? जटिल अभिक्रियाओं में धीमे पद से बेग का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, उसी तरीके से जटिल अभिक्रियाएं होती हैं, उनका बेग का निर्धारण किससे होता है? धीमे पद से। जो सबसे धीमा पद होगा जटिल अभिक्रियाओं में, उससे बेग का निर्धारण होगा। ठीक है, एवं धीमे पद को बेग निर्धारण पद कहते हैं, एवं धीमे पद को बेग का निर्धारण पद कहते हैं। ठीक है, इसे अंग्रेजी में रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी कहते हैं। ठीक है, उतार लीजिए। अगला टॉपिक है मेरे प्यारे दोस्तों, अभिक्रिया की आणविकता। ठीक है, ये क्या होता है? हमने प्राथमिक अभिक्रियाएं पढ़ी थी अभी,
प्राथमिक अभिक्रियाओं में जो प्रथम यानी कि एक स्टेप में होने वाली अभिक्रियाओं में, जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ए और प्लस बी, ठीक है, ए और बी से हमारा उत्पाद बन रहा है सी, ए और बी से क्या बन रहा है उत्पाद हमारा सी, ठीक है। तो इन दोनों में जो टक्कर होती है, इन दोनों में जो टक्कर होती है, ए और बी में टक्कर होकर के सी का निर्माण होता है, उसी को अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं, ठीक है। ए और बी में टक्कर होकर के सी का निर्माण हो रहा है, उसी को अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं, ठीक है। तो इस रिएक्शन में हमें क्या पता चला कि अभिक्रिया की आणविकता इन दोनों के ऊपर है। तो यहां क्या हुआ, अभिक्रिया की आणविकता हमारी 2 होगी। क्या होगी, अभिक्रिया की आणविकता क्या होगी 2, ठीक है। अभिक्रिया की आणविकता होगी हमारी 2, ठीक है। 2 हमारे अभिकारकों में टक्कर होकर के आपस में तीसरे का उत्पाद बना रहे हैं, यानी कि तीसरा बढ़ रहा है, उसे अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं, ठीक है। ठीक है, आपने अभी आणविकता देखा था कि 2 अभिकारकों की टक्कर होकर के उत्पाद का निर्माण होता है, उसी की परिभाषा देख ले। किसी प्रथम रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाली स्पीसीज, कुछ भी हो सकता है, परमाणु हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं, जो एक साथ टक्कर करके अभिक्रिया संपन्न करते हैं, जो एक साथ टक्कर करके अभिक्रिया संपन्न करते हैं, उसी संख्या को आणविकता कहते हैं। उसी संख्या को क्या कहते हैं, आणविकता। जैसे ए और बी की टक्कर से हमारा सी का निर्माण हुआ, तो इसकी आणविकता क्या होगी, इसकी आणविकता 2 होगी, क्योंकि ए और बी के साथ 2 के साथ टक्कर हो रही है, ठीक है। तो हमारा तीसरे का निर्माण हो रहा है, ठीक है। तो इसकी आणविकता क्या होगी 2, क्योंकि 2 के साथ टक्कर करके तीसरे का निर्माण कर रहा है, ठीक है। उतार लीजिए मेरे दोस्तों। अगला टॉपिक है हमारा आणविकता एवं कोटि में अंतर। आणविकता एवं कोटि में अंतर क्या है, ठीक है। इधर आणविकता लिखा, इधर कोटि, ठीक है। पहले लिखा किसी प्राथमिक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाली स्पीसीज जो एक साथ टक्कर करके अभिक्रिया करती हैं, सही है, वो आणविकता कहलाती हैं। आप पढ़ चुके हैं, आप पीछे पढ़ चुके हैं, ठीक है। कोटि में क्या होता है, वेग नियम में अभिकारकों की घातों का योग, यानी कि वेग नियम के अनुसार अभिकारकों की घातों का योग जो होता है उसे कोटि कहते हैं, ठीक है। अभिकारकों की जो घात होती है उसे क्या कहते हैं हम, कोटि, ठीक है। पढ़ चुके हैं आप। दूसरा पॉइंट आता है अभिक्रिया की आणविकता सैद्धांतिक है। अभिक्रिया की आणविकता सैद्धांतिक तरीके से होती है। और कोटि क्या होती है, अभिक्रिया की कोटि एक प्रायोगिक राशि है। प्रायोगिक यानी प्रयोग द्वारा निकलती है, ठीक है। प्रयोग द्वारा हम निकाल सकते हैं उसे, ठीक है। तीसरा पॉइंट है इसका, आणविकता 3 से अधिक संभव नहीं है। आणविकता जो है 3 से अधिक संभव नहीं है, क्योंकि 3 से अधिक स्पीसीज एक साथ टक्कर उच्च त्रम्बिम बाधा के कारण नहीं कर सकते। उच्च त्रम्बिम बाधा का मतलब होता है कि 3 से ज्यादा आणविकता इकट्ठी हो जाएगी। फॉर एग्जांपल इस तरीके से कि ऐसे मान लेते हैं ए, बी, सी और डी, ठीक है। तो ये 4 मिलकर के जब टूटेंगे तो ये नहीं पता चलेगा कि कौन सा किधर गया, कौन सा किधर नहीं गया। इसलिए ये संभव नहीं है। 3 से ज्यादा स्पीसीज का मतलब टूटना संभव नहीं है। तो इसलिए ये उच्च त्रमिम बाधा के कारण ये नहीं हो सकता। उच्च त्रमिम बाधा के कारण ये नहीं हो सकता, ठीक है। इसमें क्या होता है, कोटि में क्या होता है, कोटि शून्य भी हो सकती है, पूर्णांक भी हो सकती है, अथवा भिन्नात्मक भी हो सकती है। कोटि क्या हो सकती है, शून्य भी हो सकती है, ठीक है। पूर्णांक भी हो सकते हैं, पूरी भी हो सकती है, सही है। और भिन्नात्मक बटे में भी हो सकती है, 1/2, 1/3, 1/4, इस तरीके से भी हो सकती है, हमने देखा था, ठीक है। फिर क्या होता है, आणविकता देख लिया कि 3 से अधिक नहीं हो सकती। चौथा पॉइंट है, जटिल अभिक्रियाओं के लिए आणविकता का कोई अर्थ नहीं है। जटिल अभिक्रियाओं के लिए आणविकता का कोई अर्थ नहीं है। जो हमारी जटिल अभिक्रिया होती है, आणविकता का कोई अर्थ नहीं है। फिर कोटि में क्या होता है, अभिक्रिया की कोटि जटिल अभिक्रियाओं के धीमे पद पर निर्धारित है। अभी पढ़ा था हमने पीछे कि जो अभिक्रिया की कोटि है, जटिल अभिक्रियाओं में धीमे पद यानी कि जो सबसे धीमा पद होता है उस पर निर्धारित होती है। आशा करता हूं मेरे दोस्तों ये आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। ऐसे ही मेरे चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।